प्यारे अभ्यर्थियों, मैं असीम श्रीवास्तव विकल्प दी ऑप्शन के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे अभ्यर्थियों, आज मैं प्रायद्वीपीय पठार को विस्तार से समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भारत के भूगोल के अंतर्गत जो भारत के भू आकृतिक प्रदेश का एक बड़ा टॉपिक है, उसके अंतर्गत मैं पहले पर्वतमाला के बारे में बता चुका हूँ, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में। इसके बाद मैंने उत्तर भारत के मैदान के बारे में विस्तार से समझाया आपको। अब ये तीसरा भौतिक प्रदेश है भारत के भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जानते हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो विगत वर्षों में इससे 38 नंबर के सवाल भी आए हैं। इसके भूगर्भिक संरचना और इसकी स्थलाकृतिक विशेषताओं करके या फिर प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार से वर्णन करिए, इस रूप में भी 38 नंबर के सवाल आए हुए हैं। या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 7-8 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, उसमें इसमें सवाल आए हुए आ सकते हैं कि आप पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट का अंतर बताइए, या ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट की व्याख्या करिए, या प्रायद्वीपीय पठार का क्या महत्व है भारत के लिए, ये समझाइए। तो कहने का ये मतलब है कि इस टॉपिक से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विगत वर्षों में पूछे गए हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी भविष्य में आ सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको पूरे विस्तार के साथ इस क्लास में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप जानते ही हैं। तो देखिए, हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, बेसिकली हमारा प्रायद्वीपीय पठार इस आकृति में है। अगर मैं इस तरह से आपको दिखाऊं तो इस आकृति में हमारा प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है, मोरोवर इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं ना कि ये किस तरह का आकार है, तिकोना आकार है हमारे प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय पठार का ये तिकोना आकार है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बताएं कि हमारे प्रायद्वीपीय पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसका क्षेत्रफल माना जाता है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। और इस दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार का कटा फटा भूखंड है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ये प्राचीनतम भूखंड है, सब क्रेटोन्स है, अर्लियर भूदृश्य है, काफ़ी पुराने कठोरतम चट्टाने हैं, आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, सब इसी में है। तो इतने करोड़ों अरबों सालों में इनका भारी मात्रा में अपक्षय अपरदन हुआ है। तो ये, और फिर महासागरों ने भी तटीय इलाके में अपरदन किया है। इसीलिए क्या है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत एक कटा फटा भूखंड है। तो अगर मैं फिर से बोलूं कि हम लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार का कटा फटा भूखंड है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई, अब ये जो पठारी स्थलाकृति है, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई मानी जाती है 600 से 900 मीटर। तो हम लोग समुद्र तल से औसत ऊंचाई जाने और इसका कुल क्षेत्रफल जाने। फिर इसका सीमा बताएंगे कि इसकी सीमा जो छोर है, तो बताएंगे कि जैसे इसके उत्तर पश्चिमी हिस्से में, इस वाले हिस्से में ये क्या है, ये अरावली विस्तार है। तो उत्तर पश्चिमी हिस्से में अरावली विस्तार चूँकि दिल्ली तक है, इसलिए अरावली विस्तार को दिल्ली कटक के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली रिज के नाम से भी। फिर से बोलता हूँ, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार का कटा फटा भूखंड है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली विस्तार, उत्तर में मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, फिर कैमूर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। तो इसके पश्चिम में
इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, इसके पूर्व में पूर्वी घाट और इसके दक्षिण में इलायची इलायची या कार्डमम हिल्स जिसको हम लोग बोलते हैं इलायची पहाड़ी, इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो उत्तर पश्चिम में अरावली, इसके उत्तरी छोर पे मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, कैमूर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी है। तो इसके पश्चिम में पश्चिम घाट है, इसके पूर्व में पूर्वी घाट है और इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ी। और इसके उत्तर पूरब में ये जो मेघालय का पठार है और असम में जो कार्बी एंगलोंग का पठार है, ये भी इसी भूखंड का हिस्सा है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके सीमाओं पर कौन कौन सी पठारी है ये समझे। इसके बाद हम ये बताएंगे कि हमारा जो ये प्रायद्वीपीय पठार है ये कई छोटे बड़े पठारों से मिलकर बना हुआ है। तो इसको हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में चित्रात्मक रूप में भी बता सकते हैं कि कौन कौन से पठारों में ये बटा हुआ है। कई छोटे बड़े पठार हैं जिनमें से जो प्रमुख पठार हैं उनको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि हमारा प्रायद्वीपीय पठार कई छोटे बड़े पठारों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग पहले ये दिखा देते हैं कि ये अरावली है। तो यहाँ पर जो पठार है इस पठार का नाम है मालवा का पठार। इसके बाद यहाँ पर जो पठार है इस पठार का नाम है बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पर जो पठार है इसका नाम है बघेलखंड का पठार। यहाँ पर जो पठार है इसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में जो है छोटा नागपुर का पठार है, इसको मैंने CNP लिख दिया, छोटा नागपुर प्लेटू यानी छोटा नागपुर का पठार। फिर यहाँ पे ये वाला जो है ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स है, पश्चिमी घाट है। अब यहाँ छोटा नागपुर के पठार के बाद यहाँ पर ये जो पठार है इसको हम लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ का पठार। फिर छत्तीसगढ़ के पठार में ही महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा पर यहाँ पर जो पठार है इसको हम लोग कहते हैं दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार। और यहाँ पे अब चूँकि बंटवारा हो चुका है तो इसको हम लोग कहते हैं तेलंगाना का पठार, तेलंगाना पठार। और ये जो आंध्र प्रदेश का जो पठारी इलाका है इसको हम लोग कहते हैं रायल सीमा का पठार, रायल सीमा पठार इसको बोलते हैं। और ये वाला जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं दक्कन का पठार, दक्कन पठार। और यहाँ पे ये कर्नाटक का पठार। इस तरह से अनेक पठारों से मिलकर बना है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। और इधर जो है ये हमारा पूर्वी घाट है, ये है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स इसको हम लोग बोलते हैं। इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि हमारा प्रायद्वीपीय पठार अनेक छोटे बड़े पठारों से मिलकर बना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, आप जानते हैं अभी मैंने कहा कि क्रेटॉन्स यानी प्राचीनतम चट्टानी स्थलाकृति है, यानी भारत का जो सबसे प्राचीनतम भूखंड है वो प्रायद्वीपीय पठार है। और प्राचीनतम के साथ ही साथ अगर तुलनात्मक दृष्टि से पूछा जाए ना, वैसे तो सच्चाई ये है कि भारत का कोई भी हिस्सा भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि से कहा जाए तो हमारा प्रायद्वीपीय पठार सर्वाधिक स्टेबल, सर्वाधिक स्थिर भूभाग है। और हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है ना इसकी ऊंचाई पश्चिम से पूरब की तरफ है, यानी हमारा प्रायद्वीपीय पठार पश्चिम की तरफ ऊंचा है। और जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। अब इसका प्रमाण कहाँ से मिला? इसका प्रमाण मिलता है प्रायद्वीपीय पठार पर बहने वाली नदियों के बहाव की दिशा से। जैसे कि अगर हम लोग एक उदाहरण देखें गोदावरी नदी का, तो गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है। नासिक जिले में एक पठार है जिसका नाम है त्रयंबक का पठार। यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है और ढाल का अनुसरण करते हुए ये पूरब की तरफ बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये गोदावरी का बहाव है, क्योंकि
हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका ढाल ही है इस प्रकार पश्चिम से पूरब की तरफ। अब अगर हम बात करें कि हमारे प्रायद्वीपीय पठार का जब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे तो कितने भागों में हम प्रायद्वीपीय पठार को बांटकर अध्ययन करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो उच्चावच की विशेषता, उच्चावचीय लक्षणों के आधार पर, उच्चावचीय इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलीफ, उच्चावच को रिलीफ बोलते हैं, लेकिन अगर इसको आम भाषा में कहें तो इसको हम लोग बोलते हैं स्थल रूप। तो अलग अलग प्रकार का जो स्थल रूप है हमारे प्रायद्वीपीय पठार में, उस आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से 3 भागों में? उच्चावचीय लक्षणों के आधार पर हम प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू। दूसरा जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं मध्य उच्च भूभाग, मध्य उच्च भूभाग। और तीसरा हम लोग देखेंगे उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, उत्तर पूर्वी पठार। इन्हीं 3 भागों का जब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे तो हम प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। और अगर विस्तार से वर्णन करने को आए तो हम इन्हीं तीनों का वर्णन भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दक्कन के पठार की व्याख्या करेंगे, उसके बाद मध्य उच्च भूभाग की व्याख्या करेंगे और तब उत्तर पूर्वी पठार की हम लोग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले दक्कन के पठार की बारी आती है। तो देखिए दक्कन के पठार को हम लोग, जो कि पूरे अगर मान लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए, 500 शब्दों में लिखना हो, 450 शब्दों में लिखना हो, तब तो हमको बहुत बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है, सब पर 40, 50, 60, 70 शब्द यही सब देना होगा, तभी जाकर हम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब हम एक बड़े उत्तर के दृष्टिकोण से दक्कन के पठार को किस तरह से बताएंगे। दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हमारा जो दक्कन का पठार है, एक्चुअली में सबसे पहले हम इसकी सीमा बताएं कि देखिए यहाँ पर कौन सा है, ये है वेस्टर्न घाट्स, ये है हमारा पश्चिमी घाट, और यहाँ पर है सतपुड़ा, ये सतपुड़ा की श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। तो बेसिकली जो दक्कन का पठार है वो इसी इलाके में है, ये जो इलाका है यही है दक्कन का पठार। तो हम कह सकते हैं ना कि दक्कन के पठार के पश्चिम में, या हम कह सकते हैं कि दक्कन का पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी और दक्षिण में कर्नाटक के पठार, दक्षिण में कर्नाटक के पठार से घिरा हुआ है। तो ये अवस्थिति बता दिए। अब बताएंगे इसका निर्माण कैसे हुआ। तो हम लोग पढ़े भी हुए हैं भू आकृतिक संरचना में कि दक्कन के पठार का निर्माण बैसाल्टिक लावा के शीतल होकर ठोस होने से हुआ है, शीतल होकर ठोस होने से हमारे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। क्रिटेशियस काल में यहाँ से दरारी उद्गार, दरारों से लावा निकलना शुरू हुआ, बैसाल्टिक लावा जो कि क्षारीय लावा होता है, पतला होता है, दूर तक फैला और शीतल होकर ठोस हुआ, तो ये पठारी स्थलाकृति बन गई। तो ये जो लावा का प्रसार हुआ माना जाता है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। इसीलिए दक्कन के पठार का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब दक्कन का पठार चूँकि बैसाल्टिक लावा से बना है, और अब अगर इसका कुल क्षेत्रफल भी हम लोग जाने तो ये किन किन राज्यों में फैला ये भी जानना चाहिए। तो जो देखिए दक्कन का पठार बेसिकली संपूर्णता के साथ इसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल तो महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा उत्तरी कर्नाटक,
ये वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, पश्चिमी तेलंगाना, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका, और फिर ये झारखंड में भी मिलता है। इस तरह से दक्कन के पठार का विस्तार महाराष्ट्र के अलावा उत्तरी कर्नाटक, पश्चिमी तेलंगाना, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ भागों में इसका विस्तार है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे ये फैला हुआ है। और ये जो दक्कन का पठार है, एक बार प्रीलिम्स में सवाल आया कि निम्न में से कौन कौन सी पहाड़ियाँ दक्कन के पठार के अंतर्गत आती हैं। तो दक्कन के पठार काफ़ी 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है दक्कन का पठार, तो इसमें कई छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। तो उनमें कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं? तो यहाँ पर जो पहाड़ी है ना, इसका नाम है सतमाला की पहाड़ी, सतमाला हिल्स। यहाँ पे जो पहाड़ी है इसका नाम है अजंता की पहाड़ी। आप पढ़े भी होंगे, अजंता एलोरा की गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ गुफा में जो बुद्ध बेसिकली गुप्त काल में वो बनाए गए, और भगवान बुद्ध की अधिकतर उसमें मूर्तियाँ और जातक कथाएं संबंधित संरचनाएं उसमें बनी हुई हैं। तो सतमाला की पहाड़ी भी दक्कन के पठार का हिस्सा है, अजंता की पहाड़ी भी दक्कन के पठार का हिस्सा है, और यहाँ पर जो पठारी है इसको हम लोग कहते हैं बालाघाट। तो बालाघाट की जो पहाड़ी है ये भी दक्कन के पठार के अंतर्गत आती है, और यहाँ पर जो श्रेणी है इसका नाम है हरिश्चंद्र की पहाड़ी। तो हरिश्चंद्र की जो पहाड़ी है वो भी दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। और चूँकि दक्कन का पठार बेसाल्टिक लावा से बना है, बेसाल्ट के पत्थर काले रंग के होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, लेकिन इन करोड़ों वर्षों में जो अपक्षय अपरदन हुआ उससे काला महीन चूर्ण बना। फिर उस चूर्ण में ह्यूमस, जैविक तत्व मिला, मिट्टी मिला, मिट्टी मिली, वायु मिला। तो इससे यहाँ पर जो मृदा बनी उस मृदा का नाम है काली मृदा, ब्लैक सॉइल। और आप जानते हैं काली मृदा कितना इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। कपास के लिए तो इसको काली कपास वाली या रेगुर मृदा बोलते ही हैं, साथ ही ये गन्ने की खेती के लिए या खट्टे फलों का, अंगूर, संतरा, नींबू, इसके लिए, अनार के लिए, प्याज के लिए, इवन दलहनी फसलों के लिए, मोटे अनाजों के लिए, इन तमाम फसलों के लिए जो है वो काली मिट्टी बेहद अनुकूल है। तो हमारे राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी दक्कन के पठार की भूमिका है। ये तो मृदा। और जो दक्कन का पठार का जो चट्टान है वो आज बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आ रहा है। आप देखिए सड़कें बनती है, काले रंग की जो गिट्टी होती है, जिस सड़क निर्माण या बड़े पैमाने पर गृह निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो दक्कन के पठार का ही गिट्टी है। इसीलिए दक्कन के पठार का भारत के आर्थिक विकास में भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए 7 या 8 नंबर के प्रश्न में अगर आ जाए ना दक्कन का पठार, तो आपको अगर इतना चीज़ आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ये सब समझाएंगे तो आप इस उत्तर को, इस सवाल को जस्टिफाई करेंगे। इसीलिए मैं आपको ये संपूर्ण दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया दक्कन का पठार। अब चूंकि हम लोग पहले ही बताए थे कि दक्कन के पठार के पश्चिम में है पश्चिमी घाट और पूरब में है पूर्वी घाट। तो जान लीजिए कि जब भी सवाल आए ना फुल लेंथ, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि प्रायद्वीपीय पठार का सचित्र विस्तार से वर्णन करिए, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट का ही आता है। तो बिना पश्चिमी घाट के वर्णन के प्रायद्वीपीय पठार को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि यहाँ दक्कन के पठार का ही चल रहा है अभी, तो इसी के साथ साथ दक्कन का पठार जैसे ही समाप्त होगा हम बताएंगे कि इसके पश्चिम में चूँकि पश्चिमी घाट है तो पश्चिमी घाट की अब हम लोग व्याख्या करेंगे। तो अब विस्तार से मैं आपको पश्चिमी घाट के बारे में बताता हूँ, वेस्टर्न घाट्स के बारे में। तो देखिए वेस्टर्न पश्चिमी घाट जो है वो तो यहाँ से इस इलाके में, अगर अभी मैं आपको एक चित्र भी, साफ सुथरा चित्र भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं एक ड्रॉ करके भी आपको दिखा रहा हूँ कि यही है हमारा वेस्टर्न घाट्स। इतने दूर में इस तरीके से फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। तो सबसे पहले तो अब इसका हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्षेत्रफल, ये सब बताएंगे।
तो देखिए एक अच्छे चित्र की तरफ देखिए, यही है हमारा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं, समझते हैं। परीक्षा की दृष्टि से शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आ जाए 7-8 नंबर का, और अगर फुल लेंथ आएगा तो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार पे आएगा। तो देखिए हमारा जो ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, इस देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो कुल लंबाई है वो 1600 किलोमीटर मानी जाती है, 1600 किलोमीटर। और ये जो पश्चिमी घाट है इसकी जो चौड़ाई मानी जाती है ये 50 से 80 किलोमीटर मानी जाती है। ये जो इसका विड्थ है, कहीं 50 किलोमीटर भी है या तो कहीं ये 80 किलोमीटर तक भी इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से, ये मानी जाती है 1500 मीटर। तो इस दृष्टि से देखें तो ये एक ऊंची श्रृंखला है, औसत ऊंचाई 1500 मीटर। और ये जो पश्चिमी घाट है इसका कुल क्षेत्रफल, ये जो इतने इलाके में 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, और उस 16 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारे सिर्फ पश्चिमी घाट का क्षेत्रफल है 1,60,000 वर्ग किलोमीटर। यानी कि हमारे प्रायद्वीपीय पठार का 10% हिस्सा अकेले वेस्टर्न घाट्स है। तो हम लोग इसका क्षेत्रफल भी जान लिए, इसकी हम औसत ऊंचाई भी जान लिए, इसकी चौड़ाई भी जान लिए, इसकी लंबाई भी जान लिए। अब हमको इसमें क्या जानना है, तो देखिए वेस्टर्न घाट जो है इसको स्थानीय तौर पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नामों से, तो इस वाले इलाके में, ये जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, इस इलाके में पश्चिमी घाट को बोलते हैं सह्याद्री। इस इलाके में महाराष्ट्र इवन गोवा तक पश्चिमी घाट को बोलते हैं सह्याद्री। और कर्नाटक ये वाला जो हिस्सा है, और इवन ये तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट को कहा जाता है, जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ी के नाम से, नीलगिरी माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता है। और केरल में ये वाला जो पैच है, केरल में इसको, यहाँ पर केरल में इसको अनामलाई की पहाड़ी, और सबसे लास्ट में यहाँ पर इलायची की पहाड़ी या कार्डमम, छोटी इलायची को कार्डमम बोलते हैं ना, कार्डमम हिल्स, कार्डमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में पश्चिमी घाट के ये अलग अलग नाम हैं। अब ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इवन कह सकते हैं कि हिमालय पर्वतमाला में जो ऊंची चोटियां, उसके बाद जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो पश्चिमी घाट्स में ही हैं। तो पूरे दक्षिण भारत के पूरे प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ अनामलाई की पहाड़ी पर है। यहाँ पे इसका नाम है अनईमुदी, अनईमुदी इसका नाम है, और इसकी ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर। और ये कहाँ, किस वाले पोर्शन पे स्थित है, अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित है अनईमुदी, जो कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ पर है, और इसका नाम है दोदा बेटा, और इसकी ऊंचाई है लगभग 2637 मीटर। ये 2695, ये 2637। और ये वाला जो पैच है यही है नीलगिरी की पहाड़ी। तो सर्वोच्च चोटी अनईमुदी, दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, और दोदा बेटा कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ी पर है, नीलगिरी की पहाड़ी पर है। अब ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है ना, इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है, उसमें जो नीलगिरी की पहाड़ी का हिस्सा है उस पर तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है,
और वो जो सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है तमिलनाडु का, उसका पूरा नाम तो है उदगम मंडलम, और इसका पॉपुलर नाम, प्रचलित नाम है ऊटी। ऊटी। तो तमिलनाडु का जो सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है वो नीलगिरी की पहाड़ी पर ही है। और ये जो ऊटी है ना, इसको हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है भारत में। और जो नीलगिरी की पहाड़ी है, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि नीलगिरी की पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो ये राज्य है ये कर्नाटक है, यहाँ पे जो ये राज्य है ये केरल है, और यहाँ पर जो ये राज्य है तमिलनाडु है। और इसी तीन, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी को हम लोग कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी हिल्स। ये तीन राज्यों की सीमा पर है। और तमिलनाडु का जो सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है ऊटी उदगम मंडलम, जिसको हिल स्टेशन की रानी कहते हैं, वो नीलगिरी पर ही स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी से जुड़ा हुआ एक और तथ्य ये भी है कि प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर, एवरी 12 ईयर्स के गैप पर, 12 वर्षों के अंतराल पर नीलगिरी की पहाड़ी पर स्वतः एक पुष्प, बड़ा ही विशिष्ट किस्म का पुष्प है, उसका नाम है नीलकुरिंजी। नीलकुरिंजी एक फूल है जो हर 12 साल पर उसका पॉलिनेशन होता है, हर 12 साल पर वो खिलता है, नीलकुरिंजी। अब इसका एक चित्र भी मैंने सेव किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए, अच्छा लगेगा। नीलकुरिंजी, देखिए यही है वो फूल। नीलगिरी की पहाड़ी पर हर 12 साल के अंतराल के बाद ये स्वतः खिलता है। और इसीलिए ये, अब इसका पास्ट, ये कब से खिल रहा है इसका कोई ऐसा वर्णन नहीं है, बहुत पहले से ये खिल रहा है। अगर हर साल खिलता तो हो सकता था कि जो जीव जंतु, जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, इसको नष्ट कर देते। इसने अपने आप को बचा के रखा हुआ है और हर 12 साल में स्वतः इसका पोलिनेशन होता है, परागन होता है, पुष्पन होता है और खिलता है। दैट इज़ नीलकुरिंजी। इस फूल का नाम है नीलकुरिंजी। ठीक है। इसके बाद हम लोग अन्य डिटेल्स जानते हैं पश्चिमी घाट के। तो देखिए पश्चिमी घाट में और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि देखिए पश्चिमी घाट में ये वाला इलाका तो नीलगिरी की पहाड़ी है, और यहाँ पर जो इलाका है केरल में, इसको हम लोग बोलते हैं अनामलाई। अनामलाई, और अनामलाई का पूर्वी विस्तार इधर तमिलनाडु में है। अनामलाई की पहाड़ी का ही जो पूर्वी विस्तार तमिलनाडु में है, इसका नाम है पालनी। पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, पालनी हिल्स इसका नाम है। अनामलाई का पूर्वी विस्तार तमिलनाडु में। और इस पालनी की पहाड़ी पर ही, इस पालनी की पहाड़ी पर ही तमिलनाडु का दूसरा प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यहाँ पर जो हिल स्टेशन है, इस हिल स्टेशन का नाम है कोडाई कनाल। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक मूवी भी आई थी मंजूमल बॉयज़, इसी कोडाई कनाल पर बेस्ड है। इस पर एक ऐसी खाई है जिसको अंग्रेज़ों ने डेविल्स किचन नाम दे दिया था। जो भी उस खाई में गया आज तक निकल नहीं पाया, लेकिन कुछ बच्चों का ग्रुप है मंजूमल नाम से, वो जाते हैं और बचते भी हैं। तो बड़ी अच्छी मूवी वो बनाई गई है, वो आप देखिएगा कभी, कोडाई कनाल हिल स्टेशन से जुड़ा हुआ वो मूवी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये आपका पश्चिमी घाट है। इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि देखिए हमारे पश्चिमी घाट में कई प्रमुख दर्रे भी हैं। और ये जो दर्रे हैं, चूँकि पश्चिमी घाट जो है ना हमारा अविरत है, एक शब्द आता है हिंदी का अविरत। अविरत का मतलब होता है लगातार, जिसमें कटा फटा न हो,
छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ ना हो। तो हमारा पश्चिमी घाट जो है ना, एकदम अविरत है, लगातार है। और चूंकि इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, इसलिए एक ऊंची श्रृंखला है, ये ऊंची पहाड़ी है। और इसके आर पार, हर जगह से इसके आर पार हम मानव के लिए आर पार करना, इधर से इधर जाना आसान नहीं है। इसीलिए हमें ये मार्ग कौन प्रदान करते हैं? दर्रे प्रदान करते हैं। तो इन्हीं दर्रों के माध्यम से पश्चिमी घाट के में जो कम्युनिकेशन है, जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से, वो इन्हीं दर्रों के माध्यम से। जैसे कुछ प्रमुख दर्रों की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर एक दर्रा है, यहाँ पर जो एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है थाल घाट। थाल घाट। अब थाल घाट दर्रे का इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पर क्या है, हमारे देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और यहाँ पे एक बड़ा शहर है महाराष्ट्र का, दैट इज़ नासिक। तो आज मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे जो गुजर रहा है, वो इसी थाल घाट दर्रे से होकर गुजर रहा है। इवन नासिक से मुंबई की ओर जो रेल मार्ग जा रही है, वो इसी थाल घाट दर्रे के माध्यम से जा रही है। और इसी नासिक के बाद आप यहाँ पाएंगे मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर दूसरा बड़ा शहर इस इलाके का है इंदौर। और फिर आगे ऊपर चलेंगे तो दिल्ली। यानी दिल्ली को, उत्तर भारत को अगर पश्चिम भारत से, इवन मुंबई से जोड़ा गया संभव हो पाया है, तो इसी थाल घाट दर्रे के माध्यम से हो पाया है। यहाँ पर एक और दर्रा है खांडवा के पास, खांडवा बुरहानपुर गैप। तो इन्हीं दर्रों के माध्यम से ही कनेक्टिविटी उत्तर भारत की पश्चिमी भारत से संभव हो पाई है। फिर दूसरा एक और प्रमुख दर्रा यहाँ पर है, इस दर्रे का नाम है भोर घाट। भोर घाट। अब मुंबई, अब यहाँ पे महाराष्ट्र का, अब यहाँ पे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आप लोग इसका नाम जानते भी होंगे, पुणे। तो आज जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, भारत का पहला एक्सप्रेसवे, जो सबसे अच्छी सड़क मानी जाती है हमारे देश की, वो एक्सप्रेसवे कहलाती है। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इसी भोरघाट दर्रे से होकर बनाई गई है, और मुंबई पुणे रेल मार्ग भी इसी दर्रे से होकर है। फिर एक और दर्रा हम लोग देखते हैं थालघाट भोरघाट के बाद, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इस दर्रे का नाम है पालघाट। अब इसका क्या महत्व है? तो तमिलनाडु में यहाँ पर जो शहर है, इस शहर का नाम है कोयम्बटूर। इस शहर का नाम है कोयम्बटूर। और यहाँ पर जो केरल का जिला है, यहाँ पर जो केरल का जिला है, उसका नाम है पलक्काड। पलक्काड डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो पालघाट है, केरल के पलक्काड को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। और पालघाट दर्रे का एक और इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर है चेन्नई। आप लोग नाम ट्रेन्स का पढ़ते होंगे, जानते होंगे, चेन्नई एर्नाकुलम एक्सप्रेस या पटना दानापुर एर्नाकुलम एक्सप्रेस। तो एर्नाकुलम क्या है? तो केरल का एक ज़िला है एर्नाकुलम। केरल का एक ज़िला है एर्नाकुलम, और उस ज़िले का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है, उसका नाम है कोचीन। तो आज कोचीन को संपूर्ण भारत से रेल मार्ग के माध्यम से अगर जोड़ा जा सका है, तो वो पालघाट दर्रा है। क्योंकि यहाँ चेन्नई से होकर वो रेल मार्ग जो है, चेन्नई से होकर कोयम्बटूर होते हुए पालघाट होते हुए वो पहुँचती है कोचीन। ये इसका रेल रूट है। ये इम्पोर्टेंस है पालघाट दर्रे का। कोचीन बहुत बड़ा शहर है, केरल की आर्थिक राजधानी है। इसके बाद एक और दर्रा हम लोग देखते हैं इसी पश्चिमी घाट में, यहाँ पर है वो दर्रा, और इस दर्रे का नाम है सेनकोटा गैप। अब इसका भी इम्पोर्टेंस है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर तमिलनाडु का एक और बड़ा शहर है, उस शहर का नाम है
मदुरै, पहले हम लोग मदुरई बोलते थे, आजकल मदुरै बोलते हैं। और यहाँ पर केरल की राजधानी है, यहाँ पर केरल की राजधानी है, इसका नाम है तिरुअनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से या मदुरै से अगर जोड़ा जा सका है तो वो सेनकोटा गैप के माध्यम से ही जोड़ा जा सका है। इसके अलावा हमारा जो ये पश्चिमी घाट है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। और दुनिया में जो 36 जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, उनमें से एक है हमारा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। और इसके अलावा इन 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से आठ जो जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं वो सर्वाधिक प्रमुख हॉट स्पॉट माने जाते हैं इस पृथ्वी के, इस दुनिया के। और उनमें से एक है पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर एक शब्द आया जैव विविधता और हॉट स्पॉट। जैव विविधता आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी, किसी स्थान विशेष पर स्थानीय प्रजातियों की अनेक संख्या, हजारों की संख्या में स्थानीय प्रजातियों की वनस्पतियां हों, जीव जंतु हों, उस स्थान को हम लोग कहते हैं जैव विविधता का स्थल। और हॉट स्पॉट जुट जाता है तो विभिन्न प्रकार के स्थानीय प्रजातियों के जीव जंतु वनस्पति तो हैं ही, साथ ही साथ इनके अस्तित्व पर संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। ऐसे स्थलों को बोलते हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट। और 36 में से भी है और उन 8 सबसे प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है हमारा वेस्टर्न घाट। अब हमारा जो ये पश्चिमी घाट है ना, ये आप पढ़ेंगे जब तटीय मैदान पढ़ेंगे कि हमारा जो तटीय मैदान है वो जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। यहाँ पर फॉल्ट है, यहाँ पे भ्रंश है, फॉल्ट है इस इलाके में, इससे यहाँ फॉल्ट के सहारे भारत का ये हिस्सा समुद्र में डूबा। तो ये हिस्सा डूबने के कारण पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, ये हिस्सा डूबने के कारण पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वो एकदम खड़ा है और इसका पूर्वी ढाल जो है वो मंद है। इसीलिए हमारे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से जो भी नदियाँ उतरती हैं वो उनकी एक तो लंबाई कम है, और ऊपर से चूंकि ढाल एकदम खड़ा है पश्चिमी हिस्से का, इसीलिए बड़ी तेज गति से बहते हुए वो नदियाँ अरब सागर में जा मिलती हैं। जबकि पूर्वी ढाल से जो भी नदियाँ निकलती हैं, ढाल मंद होने के कारण लंबी दूरी तय करती हैं और फिर वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। तो इस तरीके से ये संपूर्ण जानकारी थी पश्चिमी घाट को लेकर। अब बात करते हैं दक्कन के पठार के पूर्व में है पूर्वी घाट। तो अब पूर्वी घाट की व्याख्या कर लेते हैं। तो उसी तरह एक चित्र और हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए ये हमने अच्छा एक और तथ्य जो पश्चिमी घाट से रह गया इम्पोर्टेंट, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए सवाल अगर प्रारंभिक परीक्षा में आ जाए ना कि पश्चिमी घाट का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बता सकते हैं कि देखिए ये गुजरात है, गुजरात, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में है पश्चिमी घाट, और यहाँ पर गोवा है, ये कर्नाटक है और ये केरल है। तो इतने राज्यों में 1 2 3 4 5 राज्यों में फैला हुआ है 1600 किलोमीटर लंबाई में पश्चिमी घाट। और यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर जो एक यूनियन टेरिटरी है इसका नाम है दादर एवं नगर हवेली। तो एक यूनियन टेरिटरी भी वेस्टर्न घाट्स के एरिया में आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्वी घाट की, ठीक है। तो सबसे पहली बात पूर्वी घाट,
तो पूर्वी घाट की पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी थी? लगभग 1500 मीटर, जबकि पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है मात्र। और पूर्वी घाट की जो आप कह सकते हैं चौड़ाई, जैसे पश्चिमी घाट की जो चौड़ाई थी 50 से 80 किलोमीटर, तो पूर्वी घाट अधिक चौड़ा है, तो इसकी जो चौड़ाई है ये 100 से 200 किलोमीटर तक पूर्वी घाट की चौड़ाई है। पश्चिमी घाट 1,60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला था, तो ये जो पूर्वी घाट है ये लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है ना। अब पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, तो हमारा जो पश्चिमी तो पूर्वी घाट जो है, यहाँ पर एक नदी बेसिकली यहाँ से एक नदी जो बड़ी नदी है आप जानते हैं, महानदी। तो पूर्वी घाट जो है वो महानदी बेसिन से शुरू होकर यहाँ से एक नदी आती है, इसका नाम है कावेरी। तो जो पूर्वी घाट है वो महानदी बेसिन से शुरू होकर दक्षिण में कावेरी नदी की घाटी तक फैला हुआ है। अब ये जो हमारा पूर्वी घाट है, भले इस इमेज में दिख रहा है कि ये अविरत है यानी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ऐसा है नहीं। पश्चिमी घाट लगातार है, अविरत है, लेकिन पूर्वी घाट कटा फटा पठार है। ये एक संरचनात्मक दृष्टि से एक संगठित इकाई नहीं है, कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। जैसे महानदी ने यहाँ पर इसका अपर्दन कर दिया है, फिर यहाँ से जो नदी आती है गोदावरी, गोदावरी ने फिर इसका बड़े पैमाने पर अपर्दन कर दिया। फिर यहाँ से जो नदी आती है ये है कृष्णा, कृष्णा ने भी इसका बड़े पैमाने पर अपर्दन किया। एक और नदी आती है पेन्नार, वो नदी उसने भी इसका अपर्दन किया हुआ है। और देखिए यहाँ से कावेरी। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी नदियों ने बड़े पैमाने पर पूर्वी घाट का अपर्दन कर दिया है। इसीलिए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह अविरत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसके बावजूद पूर्वी घाट में भी कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पर्वत चोटियाँ हैं, पीक्स हैं। वो कौन कौन सी हैं ये हम लोग देखते हैं। तो कुछ प्रमुख पीक्स को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ ओडिशा में जो एक चोटी है इसका नाम है महेंद्रगिरी। सिर्फ इम्पॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत नाम आ जाएंगे। तो महेंद्रगिरी की जो चोटी है, जो पहाड़ी है, वो पूर्वी घाट के अंतर्गत ओडिशा में है। तो यहाँ पर जो पहाड़ी है इसका नाम है उदयगिरी। और उदयगिरी तो आप लोग इतिहास में पढ़े भी होंगे, कलिंग, खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख इसी उदयगिरी की पहाड़ी पर है। इसके बाद आप आंध्र प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पर जो पहाड़ी है ना, इसका नाम है नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला की पहाड़ी। फिर यहाँ पे जो पहाड़ी है इसका नाम है वेलकोंडा, वेलकोंडा की पहाड़ी। फिर यहाँ पर आप आएंगे तो इसका नाम है पालकोंडा, पालकोंडा हिल्स, पालकोंडा की पहाड़ी। और यहाँ पे इस इलाके में यहाँ पे जो पहाड़ी है इसका नाम है शेषाचलम की पहाड़ियाँ, शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम की पहाड़ियाँ। तो ये जो शेषाचलम है ना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ 800 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। और इस शेषाचलम की पहाड़ी पर भी कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनमें से एक है तिरुमाला। उसी तिरुमाला की पहाड़ी पर है बालाजी तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरह से आप देखें कि नल्ला मल्ला, वेलकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। जबकि उदयगिरी, महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट में ओडिशा में है और फिर तमिलनाडु में। फिर यहाँ पे जो पहाड़ी है छोटी, इसका नाम है जावदी। फिर यहाँ पर जो है इसका नाम है शिवराय। एक बार प्रीलिम्स में पूछा भी हुआ, शिवराय की पहाड़ी किस राज्य में? तमिलनाडु में। यहाँ पे जो पहाड़ी है इसका नाम है पंचम मलई। इस तरह से आप देखिए कि तमिलनाडु में ये 3 प्रमुख पहाड़ियाँ आती हैं पूर्वी घाट के अंतर्गत। और हमारा जो पूर्वी घाट है यहीं पर इस तरीके से ये जो इलाका है ये वेस्टर्न घाट्स का है, ये
पश्चिमी घाट है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिल जाते हैं? दर्जनों बार सवाल पूछा गया है। नीलगिरी की गांठ पर, नीलगिरी नॉट यानी नीलगिरी की पहाड़ी पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर आपस में मिल जाते हैं। और फिर आप इस चित्र को भी देखकर भविष्य में सवाल आ जाए कि पूर्वी घाट किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो आप इस चित्र को देखकर यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो पूर्वी घाट है, अगर मैं इसको थोड़ा डिलीट मिटा दूँ तो या इरेज कर दूँ, तो आप देखिए पूर्वी घाट किन किन राज्यों में फैला हुआ है। ये ओडिशा एक राज्य, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, तीसरा राज्य यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा तेलंगाना, तेलंगाना में भी फैला हुआ है। फिर यहाँ पे तमिलनाडु में तो फैला ही है, 5% हिस्सा इसका कर्नाटक में भी आता है। इस तरह से पूर्वी घाट ओडिशा में भी फैला है, आंध्र प्रदेश में भी फैला है, तेलंगाना में भी फैला है, तमिलनाडु में भी फैला है और कर्नाटक में भी फैला हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की भी बड़े विस्तार से व्याख्या कर दी दक्कन के पठार के पश्चात। अब इसमें एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है 7 या 8 नंबर में कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर को स्पष्ट करें। तो ये हमारा देखिए, ये वाला आपको बस समझाने के लिए मैंने इस चित्र को यहाँ सेव किया हुआ है। ये हमारा वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, और देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा पूर्वी घाट है, ये है ईस्टर्न घाट्स। और यहाँ पे कौन सी नदी है? तो ये वाली जो नदी है ये है महानदी, और यहाँ पे जो ये नदी है ये नदी है कावेरी। तो हम लोग अब एक एक करके 7 या 8 नंबर का जब प्रश्न आए तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला अंतर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे कौन सी नदी है? तापी, या इसको ताप्ती भी बोलते हैं, तापी नदी। तो हम कहेंगे पहला पॉइंट, देखिए जब भी ऐसा सवाल आए कि अंतर स्पष्ट करें तो उसके लिखने के 2 तरीके होते हैं। ऐसा मत करिएगा कि पहले एक बार पश्चिमी घाट की व्याख्या कर दीजिएगा और उसके बाद पूर्वी घाट की, नहीं, साइमल्टेनियसली होना चाहिए। जैसे आप चाहें तो एक बीच में लाइन खींच दें और इधर पश्चिमी घाट लिख दें और इधर पूर्वी घाट लिख दें, और एक एक करके एक अंतर इसका तो उसी तरह का, और इस तरह से कई अंतर आप दिखा दें। नहीं तो अगर पैराग्राफ में लिखना है तो आप एक पॉइंट लीजिए और लिखिए कि भाई पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, जबकि पूर्वी घाट। तो इस तरह से क्या होगा, एक एक सेंटेंस में अंतर स्पष्ट होता चला जाएगा। तो अब हम लोग पहला अंतर देखते हैं। देखिए पहला अंतर ये कहेंगे, पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है, जबकि पूर्वी घाट महानदी के मुहाने से लेकर कावेरी नदी के मुहाने तक, कावेरी नदी की महानदी घाटी से लेकर कावेरी नदी के घाटी तक पूर्वी तट के समानांतर। अब उत्तर से दक्षिण नहीं, ये जो दिशा है ये है उत्तर पूरब और ये जो दिशा है ये है दक्षिण पश्चिम। तो जहां पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण दिशा में तापी नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ, वहीं पूर्वी घाट महानदी बेसिन से कावेरी नदी के बेसिन तक पूर्वी तट के समानांतर उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। दूसरा अंतर, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में काफ़ी कम है। फिर तीसरा अंतर, पश्चिमी घाट की जो चौड़ाई है, औसत चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी घाट की औसत चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर है। फिर फिर अगला जो अंतर है कि पश्चिमी घाट एक दीवार की भांति खड़ा है, क्योंकि इसका पश्चिमी ढाल एकदम खड़ा है, इसीलिए पश्चिमी घाट के आर पार दर्रों के माध्यम से ही हुआ जा सकता है, जबकि पूर्वी घाट में ये स्थिति नहीं है। ये अति अपर्दित पठारी इलाका है, बड़ी बड़ी नदियों ने भारी मात्रा में इसका अपर्दन
किया है, इससे हम लोग आर पार जा सकते हैं विदाउट एनी पैसेज, विदाउट एनी दर्रा। इसके बाद हम अगला अंतर देखेंगे कि संरचनात्मक दृष्टि से हमारा जो पश्चिमी घाट है वो एक इकाई है, जबकि ये एक इकाई नहीं है, एक भूखंड नहीं है, कई भागों में बटा हुआ है। फिर हमारा जो ये वेस्टर्न घाट है कई बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है, जैसे गोदावरी या कृष्णा या कावेरी, जबकि पूर्वी घाट ऐसी किसी भी बड़ी नदियों का स्रोत नहीं है। और देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का आखिरी अंतर कि जब यहाँ से अरब सागर की शाखा भारत में प्रवेश करती है तो पश्चिमी घाट अरब सागर के समानांतर पड़ जाता है, सॉरी लंबवत, ये स्लिप ऑफ टंग है। अरब सागर की जो मानसूनी शाखा है वो पश्चिमी घाट जो है उसके लंबवत पड़ता है, इसीलिए पश्चिमी घाट मानसूनी शाखा को रोक लेता है और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान पे घनघोर और भारी वर्षा होती है। जबकि पूर्वी घाट जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर है, इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मियों में पूर्वी घाट जो है वो कम वर्षा प्राप्त कर पाता है पश्चिमी घाट की तुलना में। ये इसके प्रमुख अंतर थे पश्चिमी घाट के और पूर्वी घाट के। और आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, नीलगिरी की गांठ पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा था, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। इसमें दक्कन के पठार की व्याख्या करने के क्रम में ही हम लोगों ने पश्चिमी घाट को भी समझ लिया, पूर्वी घाट को भी समझ लिया, दोनों के बीच अंतर को भी समझ लिया। अब हम लोग करेंगे मध्य उच्च भूभाग। अब मध्य उच्च भूभाग की व्याख्या हम लोग कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, इसको मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। इसके लिए हम लोग दूसरा चित्र लेते हैं। देखिए इस चित्र में भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेटू। तो देखिए ये वाला जो इलाका है ये तो हम लोग कर लिए, ये भी अभी हम लोगों ने इसका भी अध्ययन कर लिया, ये पूर्वी घाट का। और बीच में ये जो डेक्कन का पठार है इसकी भी व्याख्या हम लोगों ने कर ली। तो ये वाला जो अब इलाका बच रहा है, ये वाला इलाका, इसी को बोला जाता है मध्य उच्च भूभाग। और इसके अंतर्गत जो पहाड़ी है इसी का हम अध्ययन करते हैं मध्य उच्च भूभाग के अंतर्गत। तो ये जो मध्य उच्च भूभाग है, अगर हम इसका भी सीमा देखें तो देखेंगे कि इसके पश्चिम में जो है वो अरावली पर्वतमाला है, अरावली की श्रेणी है। जो मध्य उच्च भूभाग है इसके पश्चिम में अरावली, तो इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में उत्तर भारत का मैदान है। तो इसके दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में दक्कन का पठार है। और फिर इसके पूरब में जो है वो ईस्टर्न घाट्स, या आप कह सकते हैं इसके पूरब में बेसिकली ये वाला जो इलाका है इसको राजमहल की पहाड़ी कहते हैं, राजमहल की पहाड़ी। और इसी के नीचे, राजमहल की पहाड़ी के नीचे ही CNP में लिख देता हूँ शॉर्टकट में, छोटा नागपुर प्लाट्यू, छोटा नागपुर का पठार है, इसका पूर्वी छोर बनाता है। तो हम जब इस सब का अध्ययन कर लेंगे तो हम मध्य उच्च भूभाग का भी अध्ययन कर लेंगे। तो ये तो मैंने इसकी सीमाओं को बताया। अब ये जो मध्य उच्च भूभाग है इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 700 से 1000 मीटर है। और जैसा कि बताया था ना शुरू में कि प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है, तो हमारा जो ये मध्य उच्च भूभाग है इसमें कई छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं और पठार हैं। जैसे यहाँ पर जो पठार है वो मालवा का पठार है, ये वाला इलाका जो है वो मालवा का पठार है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये वाला इलाका बुंदेलखंड का पठार है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दैट इज़ बघेलखंड का पठार। यहाँ पर आएंगे तो ये कैमूर की पहाड़ी है जो बिहार में रोहतास कैमूर जिले तक फैली हुई है। फिर यहाँ पर झारखंड में राजमहल की पहाड़ी है, नीचे छोटा नागपुर का पठार है। और फिर ये वाला जो इलाका है ये विंध्यन पर्वतमाला है, विंध्यन पर्वतमाला के नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी है। तो इतनी पहाड़ियों का जब हम अध्ययन करेंगे तब जाकर मध्य उच्च भूभाग का अध्ययन कंप्लीट हो पाता है। तो आइए इसका भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं और इसकी शुरुआत कर लेंगे हम लोग अरावली से। एक इंट्रोडक्शन तो आपको मैंने इसमें देकर समझा दिया कि मध्य उच्च भूभाग हमारे मध्य भारत का एक प्रमुख भूखंड है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 700 से 1000 मीटर है। इसके पश्चिम में अरावली
की पहाड़ी है, उत्तर में उत्तर भारत का मैदान है, दक्षिण में दक्कन का पठार है और इसका पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ी तक है। और ये कई छोटे बड़े पठारों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अरावली पर्वतमाला को देखेंगे। देखिए यहाँ से लेकर ये है अरावली पर्वतमाला, अरावली की पहाड़ी। अब अरावली पहाड़ी 7-8 नंबर में भी सवाल आ सकता है। अरावली पर्वतमाला सिर्फ लिखा हो, आपको 100-150 शब्दों में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ समझाना हो, तो क्या समझाएंगे अरावली पहाड़ी के बारे में? तो देखिए हम क्या लिखेंगे। देखिए अरावली, पहले मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, अरावली श्रेणी कहिए, अरावली पर्वतमाला कहिए। अब देखिए इसमें एक शब्द है ना अरावली, तो ये शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है शिखरों की रेखा। अरावली शब्द का अर्थ है शिखरों की रेखा, ठीक है। इसके बाद इसका विस्तार, तो उत्तर पूरब, ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूरब। ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पश्चिम। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर पूरब में, यहाँ पर क्या? दिल्ली में एक स्थान है मजनू का टीला। हम लोग पढ़ाई करते थे मुखर्जी नगर में, तो यहाँ जाते थे मजनू का टीला देखने। तो ये है मजनू का टीला। इवन राष्ट्रपति भवन का एड्रेस क्या है? रायसीना हिल्स, एक पहाड़ी पर बना हुआ राष्ट्रपति भवन। और वो किस पहाड़ी है? वस्तुतः अरावली का हिस्सा है, रायसीना हिल्स। तो इसका विस्तार जब हम बताएंगे कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर पूरब में दिल्ली के मजनू के टीले से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम दिशा में हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात के पालनपुर, अहमदाबाद के पास एक स्थान है पालनपुर, दक्षिण पश्चिम दिशा में हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में है। तो अरावली का जो पूरा स्ट्रेच है वो लगभग 800 किलोमीटर में है। अब अरावली जो पर्वतमाला है, हम सब रटते भी हैं ना कि विश्व का जो प्राचीनतम वलित पर्वत है वो कौन है? वो अरावली पर्वतमाला है। लेकिन अब ये तो प्राचीनतम क्रेटोन्स है, अर्लियर बहुत ही प्राचीनतम भूखंड है। आपको जो आर्कियन, जो प्री कैम्ब्रियन एरा है, उसी में इसका उत्थान हुआ था पृथ्वी के उत्थान के बाद। तो उतने करोड़ों अरबों वर्षों में इसका भारी मात्रा में अपर्दन हुआ। हालांकि ये प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, लेकिन वर्तमान में ये कैसी पर्वतमाला है? ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट को क्या बोलते हैं? रेजिड्यूअल माउंटेन बोलते हैं। अवशिष्ट किसका है? अवशेष किसका? बचा हुआ भाग किसका? उस प्राचीनतम वलित पर्वतमाला का। तो आज ये अवशिष्ट की भांति खड़ा है अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है अब वो 930 मीटर है। और अरावली पर्वतमाला कई छोटी मरुस्थलीय नदियों का या प्रायद्वीपीय नदियों का स्रोत है। यहाँ से जो नदी निकलती है, राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है, दैट इज़ लूनी। ये लूनी नदी का स्रोत है अरावली पर्वतमाला। फिर यहाँ से जो नदी आकर चंबल में मिलती है, दैट इज बनकियासा, बनास का स्रोत भी है अरावली पर्वतमाला। और उदयपुर के पास से जो नदी आकर खंभात की खाड़ी में मिलती है, इस नदी का नाम है साबरमती। तो ये तीन प्रमुख, इस इलाके की जो तीन प्रमुख नदियां हैं, लूनी, बनास और साबरमती, इसका भी स्रोत है अरावली पर्वतमाला। अब अरावली पर्वतमाला में जैसे जैसे हम उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर आएंगे, अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई भी बढ़ती है और इसकी ऊंचाई भी बढ़ती है। यानी जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, इसकी चौड़ाई भी कम होती है, ऊंचाई भी कम होती चली जाती है। और जैसे जैसे हरियाणा, राजस्थान होते गुजरात की तरफ बढ़ेंगे, इसकी चौड़ाई ऊंचाई बढ़ती है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है? अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ पर है। और इस चोटी का नाम है गुरु शिखर। इसका नाम है गुरु शिखर। 1722 मीटर ऊंची है। और ये गुरु शिखर कहाँ है? तो गुरु शिखर राजस्थान में एक जिला है सिरोही, और इस सिरोही जिले में एक राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है और इसी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। जैन धर्म का बहुत ही पवित्र स्थल है दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसी माउंट आबू पर
बनाया गया है किस संगमरमर से? मकराना मार्बल से, जिससे कि ताजमहल या कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया है। और देखिए आप इस चित्र को, यहाँ पे ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये जो अरावली पर्वतमाला दिल्ली से होते हुए ये गुजरात तक है, और यहाँ से जानते हैं कौन सी पर्वतमाला है? यहाँ से विंध्यन का पठार, विंध्यन श्रेणी है। इन दोनों के बीच एक भ्रंश है। आपको हिमालय पढ़ाया था तो बताया था ना कि महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक के बीच फॉल्ट है, भ्रंश है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, सुई टांका, सचर जोन। उसी तरीके का ये अरावली और विंध्यन के बीच भी एक भ्रंश है, एक फॉल्ट है, जिसका नाम है GBF यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यही भ्रंश अरावली की श्रेणी को विंध्यन श्रेणी से अलग करता है। जैसे कि ये जो भ्रंश है, महान को मध्य से, मध्य को शिवालिक से, और उत्तर भारत के मैदान को शिवालिक से अलग करते हैं, ये तीन भ्रंश। वैसे ये जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो अरावली को विंध्यन श्रेणी से अलग करता है। इस तरह से अरावली की मैंने आपको संपूर्ण व्याख्या। एक लाइन और बता दूं कि अरावली का जितना स्ट्रेच है उसका ऑलमोस्ट मोर देन 80% राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा पठार मालवा का पठार, इसको भी हम लोग करते हैं। देखिए मालवा के पठार को, ये बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और मैं चाहता हूं कि आप एक फुल स्विंग में इस टॉपिक को करें, नहीं तो ब्रेक हो जाता है। तो अब देखिए अरावली को, अरावली के बाद तो यहाँ पहले हम चूँकि अरावली को ड्रॉ कर दें, दैट इज़ अरावली की पहाड़ी, और यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ कर दें? विंध्यन को ड्रॉ कर दें। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका, यही है मालवा का पठार। एक बार यूपीएससी में आप देखिएगा मैप बनाकर, यही मैप बना हुआ, पूछा हुआ है कि ये भारत का कौन सा पठार है, दैट इज मालवा का पठार। तो मालवा का पठार, अब थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हम लोग जुटा लेते हैं। तो देखिए मालवा संस्कृत भाषा का एक शब्द है मालव, इससे बना है, और इसका अर्थ है धन की देवी लक्ष्मी के निवास का हिस्सा, उसी को कहा जाता है मालव, और उसी से बना है मालवा। और ये मालवा कोई साधारण जगह नहीं है, ये तो प्राचीन काल में ऐतिहासिक और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र रहा है, क्योंकि 16 महाजनपदों में से एक अवंती का जो हिस्सा है, सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली अवंती ही था, और उसका हिस्सा है ये मालवा का पठार। और ये मालवा का पठार बना कैसे है? तो ये भी बेसाल्टिक लावा के शीतल होकर ठोस होने से बना है। यानी यहाँ पे भी कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी होगी। पुनः वो खेती के लिए ज़बरदस्त होगी, कपास के लिए भी होगी, गन्ने के लिए भी होगी, इवन गेहूं के लिए रबी बहुत अच्छा यहाँ पर कल्टीवेशन होता है रबी का। तो बहुत ही अच्छी मिट्टी है, काली मिट्टी है। और हमारा जो ये मालवा का पठार है ये कहाँ फैला है? तो देखिए मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा, तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, और राजस्थान का कौन सा हिस्सा? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, इसमें फैला हुआ है। और किन दो पहाड़ियों के बीच में? अरावली और विंध्यन के बीच में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा और राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा जो पठार है, दैट इज मालवा का पठार। समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 500 से 600 मीटर है, ज़्यादा ऊंची नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा मध्य उच्च भूभाग है, इसमें जैसे जैसे आप उत्तर या उत्तर पूरब की तरफ जाएंगे ऊंचाई कम होती चली जाती है, जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ आएंगे या पश्चिम की तरफ इसकी ऊंचाई बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे उत्तर या उत्तर पूरब की तरफ जाएंगे मध्य उच्च भूभाग में ऊंचाई कम होती चली जाती है। इसीलिए मालवा के पठार की औसत ऊंचाई इतनी है। और मालवा के पठार से होकर कई प्रमुख नदियाँ भी बहती हैं, जैसे कि यहाँ से जो नदी बहती है दैट इज चंबल, इस इलाके की सबसे प्रमुख नदी है। यहाँ से आकर नदी इसमें मिलती है बनास। यहाँ से एक नदी इधर आकर खंभात में मिलती है माही। तो ये माही है या बनास है या जो चंबल है, और फिर चंबल की सहायक नदियाँ शिप्रा है या काली सिंध है या पार्वती है, वो सब मालवा के पठार से होकर ही बहती है। तो ये मालवा के पठार की व्याख्या हो गई। अब थोड़ा हम लोग बुंदेलखंड के पठार के बारे में भी इसी तरह संक्षिप्त जानकारी जुटा लेते हैं।
तो ये वाला हिस्सा हो गया अरावली। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मालवा का पठार। अब ये वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, ये वाला इलाका, यही है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। अब ये बुंदेलखंड का जो पठार है, अब यहाँ पर क्या है, विंध्याचल है, विंध्याचल श्रेणी है। तो देखिए, तो इसका मतलब अवस्थिति इसके पश्चिम में आप देखेंगे तो मालवा का पठार और अरावली है, तो इसके दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी है, इसके पूरब में इधर बघेलखंड का पठार, उत्तर में आप देखेंगे तो उत्तर भारत का मैदान है। तो ये जो बुंदेलखंड का पठार है, 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कुल 13 जिलों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुल 13 जिलों में फैला हुआ है बुंदेलखंड का पठार। और इसकी औसत ऊंचाई, अब जैसे ही उत्तर पूरब की तरफ जाएंगे और कम होगी, तो इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है 300 से 600 मीटर के बीच बुंदेलखंड के पठार की। अब कुछ जिलों की बात करें कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला आता है बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत, या यूपी का, तो मध्य प्रदेश में कुछ जिलों का नाम अगर मैं बोलूँ, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, सागर, पन्ना जिला का कुछ हिस्सा, दामोह, ये जो जिले हैं वो मध्य प्रदेश के आते हैं बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का मैं नाम बोलूँ तो झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, जालौन और चित्रकूट, ये जिले आते हैं, चित्रकूट का कुछ हिस्सा, ये जिले आते हैं बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। और कुछ प्रमुख नदियां इधर से होकर बहती हैं। तो कौन कौन सी नदियां इस बुंदेलखंड से होकर बहती हैं, तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ से जो नदी बहती है, सिंध, बेतवा और केन, ये 3 बड़ी पठारी नदियाँ बुंदेलखंड के पठार से होकर ही बहती हैं। अभी हाल ही में बेतवा और केन, इन दोनों नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परियोजना शुरू हो चुकी है, क्योंकि बुंदेलखंड सर्वाधिक ड्रॉट प्रोन एरिया है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ये एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें बेतवा और केन को जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना होगी। इसके बाद बघेलखंड का पठार, तो यहाँ पर ये जो छोटा सा इलाका है ना, दैट इज बघेलखंड का पठार। अब बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में तो है, तो मध्य प्रदेश में कौन से जिले में, तो मध्य प्रदेश में जो 2 जिला है यहाँ पर, पन्ना और एक जिला है रीवा। रीवा के महाराजा इतिहास वगैरह में पढ़े होंगे, वो बघेलखंड का पठार है। और यहाँ यूपी में एक जिला है कालीन भैया वाला, मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। एक बार बीपीएससी ने पिछले के पिछले पीटी में पूछ दिया था कि भारत का जो प्रधान मानक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो किस पठार से होकर गुजरता है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार, क्योंकि मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है प्रधान मध्याह्न रेखा, तो ये बघेलखंड का पठार है। और बघेलखंड का जो पठार है ना, इसकी ऊंचाई बड़ा वेरी करती है। इसकी ऊंचाई जो है वो 150 मीटर न्यूनतम से लेकर 1200 मीटर अधिकतम तक है। अब अगर हम यहाँ आ जाएं बघेलखंड के पठार के बाद, तो अगला पठार जो हम लोग पहाड़ी करेंगे दैट इज विंध्यन, जिसको हम लोग विंध्यन श्रेणी या विंध्याचल पर्वत भी कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग भी कर लेते हैं, विंध्याचल श्रेणी को भी कर लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट श्रेणी है। तो यहाँ पर हम लोग विंध्याचल श्रेणी को पहले ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। देखिए ये वाला जो इलाका है दैट इज विंध्याचल श्रेणी, ये है विंध्याचल श्रेणी। अब इसका विस्तार, तो पश्चिमी गुजरात से प्रारंभ होता है विंध्याचल। पश्चिमी गुजरात, राजस्थान का थोड़ा हिस्सा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक फैला हुआ है विंध्याचल श्रेणी। इसकी लंबाई है कुल 1086 किलोमीटर। पश्चिमी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक फैला हुआ है। और पूरब की तरफ जाने पर ये जो विंध्यन श्रेणी है 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। यहाँ से एक शाखा, देखिए ये जो विंध्यन श्रेणी है
यहाँ से शुरू होती है विंध्यन श्रेणी ना, तो इसकी एक शाखा तो चली जाती है यहाँ। अब इसको बोलते हैं कैमूर की पहाड़ी। और ये जो कैमूर की पहाड़ी है वस्तुतः विंध्यन श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है, जो बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों में फैली हुई है। और एक शाखा जबलपुर के पास, यहाँ पर जो जिला है ना जबलपुर, यहाँ से ये मध्य प्रदेश में ही एक अमरकंटक का पठार है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ अमरकंटक का पठार। तो इसकी एक शाखा दक्षिण की तरफ मुड़कर अमरकंटक के पठार से मिल जाती है। और इसकी जो पूर्वी शाखा है वो बिहार में कैमूर की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। और यहीं पर एक जिला है, दैट इज पन्ना। और विंध्याचल श्रेणी, हालांकि मैंने अभी बताया कि बुंदेलखंड का भी, लेकिन पन्ना का मैक्सिमम जो एरिया है वो विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आता है, विंध्यन पर्वत के अंतर्गत आता है। और ये जो पन्ना है भारत में सबसे बड़ा हीरे का भंडार वाला जिला है। भारत में जितना भी हीरे का उत्पादन होता है उसका 90% अकेले पन्ना से होता है। अपने क्लासेस में मैं गाने के माध्यम से भी बताता हूँ कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि पन्ना का कनेक्शन हीरा से है। वैसे गाने में पन्ना हीरोइन है और हीरा हीरो है। तो यहाँ पे आप देखें विंध्याचल श्रेणी का विस्तार। और विंध्याचल श्रेणी का इम्पोर्टेंस क्या है? विंध्याचल श्रेणी का इम्पोर्टेंस ये है कि यमुना के दाहिने तट पर जितनी नदियाँ मिलती हैं, प्रमुख नदियाँ, वो सब विंध्याचल श्रेणी से ही निकलती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं यमुना को, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यहाँ से यमुना निकलती है और इस तरीके से यमुना प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, दैट इज़ यमुना। ये है यमुना। अब देखिए यहाँ से जो नदी निकली, ये बार बार ऐसा होता है, तो यहाँ से जो नदी निकली दैट इज चंबल। चंबल का स्रोत क्या है? विंध्याचल। फिर यहाँ से सिंध, बेतवा और केन। भले ये सब नदियाँ मालवा और बुंदेलखंड होके बहती हैं, लेकिन स्रोत क्या है? विंध्याचल श्रेणी। तो चाहे वो चंबल हो या सिंध हो या बेतवा हो या केन हो, ये सभी यमुना की बड़ी दाएं तट पे मिलने वाली सहायक नदियां हैं जो इसी श्रेणी से निकलती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सतपुरा श्रेणी की। तो सतपुरा श्रेणी को भी निपटा ही लेते हैं, इम्पॉर्टेंट श्रेणी है, इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए सतपुरा को, तो ये है विंध्यन पर्वतमाला, अभी हम लोगों ने किया। अब सतपुरा को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सतपुरा, ये है सतपुरा। अब इनके बीच में यहाँ से एक नदी दिखा रहा हूँ मैं, दैट इज़ नर्मदा। और यहाँ पे एक नदी ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज़ तापी। तापी को ताप्ती भी बोलते हैं। अब ये जो सतपुरा है इसके दक्षिण में, या आप कह सकते हैं कि दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा का निर्धारण सतपुरा श्रेणी करते, क्योंकि इसके नीचे कौन सा पठार है? दक्कन का पठार है। और ये जो सतपुरा श्रेणी है उत्तर में विंध्यन श्रेणी के समानांतर फैला हुआ है। और सतपुरा श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी घाटी और इसके दक्षिण में तापी नदी घाटी है। ये दोनों घाटी नदियाँ जो हैं वो रिफ्ट वैली में, भ्रंश घाटी में बहती हैं। अब तनाव जनित बल के कारण एक भूखंड इधर नीचे हो गया और ये बीच वाला भूखंड यथावत रह गया, तो ये नर्मदा नदी घाटी, ये ताप्ती नदी घाटी, बीच का भूखंड जो यथावत रह गया यही है सतपुरा। तो ऐसी जहाँ स्थलाकृति कि दोनों तरफ रिफ्ट वैली हो, भ्रंश घाटी हो, बीच में उठा हुआ आकृति हो, स्थलाकृति हो, ऐसे को ही बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, यानी कि ब्लॉक पर्वत इसको बोलते हैं। तो सतपुरा कैसा पर्वत है? नर्मदा जो भ्रंश घाटी में बहती है, ताप्ती जो भ्रंश घाटी में बैठी है, इनके बीच में सतपुरा एक ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंशोत्थ पर्वत है।
अब सतपुरा का विस्तार देखिए, पूर्वी गुजरात से शुरू होता है, फिर महाराष्ट्र में भी इसका थोड़ा हिस्सा है, फिर मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है सतपुरा की श्रेणी। अब इसमें गुजरात वाला जो हिस्सा है ना, जो गुजरात वाला हिस्सा है, इसको बोला जाता है राजपीपला की पहाड़ी। गुजरात वाले हिस्से में सतपुरा श्रेणी को, गुजरात जिला भी है राजपीपला की पहाड़ी बोलते हैं। फिर पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में जो है इसको महादेव श्रेणी बोलते हैं। और फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में जो फैला हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं मैकाल रेंज, मैकाल श्रेणी। तो सतपुरा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महादेव पर स्थित है। महादेव जो कि मध्य प्रदेश में, इस चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है, इसका नाम है धूपगढ़। 1350 मीटर इसकी लंबाई है। और ये धूपगढ़ है किस जिले में? इस जिले का नाम है पंचमढ़ी। आप जानते हैं पंचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जैव विविधता की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही खूबसूरत हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन पंचमढ़ी है, जैसे कि राजस्थान का माउंट आबू है। और फिर बात करेंगे मैकाल श्रेणी की, तो ये जो मैकाल श्रेणी है, मध्य प्रदेश में 2 जिला है, एक जिला है शहडोल और एक जिला है मांडला। तो मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश के इन 2 जिलों में है। और छत्तीसगढ़ में एक जिला है बिलासपुर, रायपुर के बाद सबसे बड़ा जिला बिलासपुर, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। तो मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश के शहडोल, मांडला और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फैली हुई है। और मैकाल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक की जो चोटी है वो अमरकंटक की पहाड़ी पर स्थित है। और अमरकंटक चोटी की ऊंचाई 1067 मीटर है। और अमरकंटक का जो पठार है खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। कई सारे खनिज संसाधन अमरकंटक के पठार में है, बॉक्साइट है, कोयला है और अन्य भी प्रमुख खनिज संसाधनों का भंडार संचित है। और मैकाल श्रेणी में जो अमरकंटक का पठार है, नदी जब आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न और ये अपवाह प्रतिरूप उसका सबसे सुंदर उदाहरण है। ये क्या होता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या और ये अपवाह प्रतिरूप जो कि अमरकंटक का पठार शो करता है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसको भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अमरकंटक का पठार है, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ। देखिए ये ऊंची स्थलाकृति मैंने इसे बना दिया, आप इसको समझें कि ये अमरकंटक का पठार है। अब मैंने कहा नदियों के बहने का एक स्पेशल प्रतिरूप, मैंने कहा अरीय अपवाह प्रतिरूप, अरीय अपवाह प्रतिरूप। अब अगर इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो रेडियल का मतलब हुआ टायर। आप देखे होंगे टायर के बीच में जहां स्पोक बॉल बियरिंग होती है वो ऊंचा उठा होता है और उसके चारों तरफ तीलियां स्पोक्स फैली होती हैं, यानी सेंटर से कई तीलियों का स्रोत है वो सेंटर, लेकिन सभी तीलियों की दिशा अलग अलग है। इसी तरह अमरकंटक के पठार से कई नदियां निकलती हैं। अमरकंटक का पठार कई नदियों का स्रोत है और हर नदियां अलग अलग दिशा में ढाल के अनुसार बहती हैं, आपस में मिलती नहीं हैं। जैसे कि 3 बड़ी नदियां निकलती हैं अमरकंटक के पठार से। तो इधर से जो नदी निकलती है ना, दैट इज सोन नदी। यहाँ से जो नदी निकलती है ना, देखिए यहाँ भी ड्रॉ भी किया था, नर्मदा। और यहाँ से जो नदी निकलती है, यहाँ से जो नदी निकलती है ये है महानदी। तो अमरकंटक के पठार से 3 बड़ी बड़ी नदी और भी कई छोटी छोटी नदियां भी कई सारी निकलती हैं, लेकिन वो सब अलग अलग दिशा में बहती हैं। इसी को कहते हैं अरीय अपवाह प्रतिरूप, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसी के तरह गुजरात में यहाँ पर मिकिर पहाड़ी है, वो भी इसी तरह का रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देता है। या फिर यहाँ पर जो मिकिर है, कार्बी एंगलोंग का पठार, असम में मिकिर भी नाम है उसका, वो भी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को शो करता है। इवन यहाँ पर जो राजमहल की पहाड़ी है ये भी अरीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस तरीके से मैंने आपको सतपुरा की भी व्याख्या करके समझा दिया। अब हम लोग लास्ट जो मध्य उच्च भूभाग का जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पठार है, दैट इज छोटा नागपुर का पठार, इसको भी कर लेते हैं। तो अब देखिए छोटा नागपुर के पठार को,
सबसे पहले छोटा नागपुर के पठार के सीमांकन करने के लिए यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं महानदी को। और ये बिहार, उत्तर बिहार का मैदान है ना, तो छोटा नागपुर का पठार उत्तर में, अब यहाँ से कौन सी नदी बह रही है? बिहार में जो सबसे लंबी नदी बहती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गंगा। और इस तरीके से देखिए ये है गंगा नदी, दैट इज गंगा। अब इसके बीच में जो पठार फैला हुआ है दैट इज छोटा नागपुर का पठार, यानी इस इलाके में जो पठार है, तो छोटा नागपुर का पठार की उत्तरी सीमा बना देती है गंगा का मैदान और इसकी दक्षिणी सीमा बन जाती है महानदी घाटी। तो भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे ना तो छोटा नागपुर का पठार 5 राज्यों में फैला हुआ है। हालांकि छोटा नागपुर का पठार प्रमुख रूप से झारखंड में फैला हुआ है, लेकिन झारखंड के अलावा देखिए छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है, ओडिशा में भी फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है, और दक्षिण बिहार जो हमारा नवादा, गया जी, जमुई, बांका है वो छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है। इस तरह से छोटा नागपुर का पठार 5 राज्यों में भौगोलिक दृष्टि से फैला हुआ है, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा छोटा नागपुर के पठार का झारखंड में। और छोटा नागपुर के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर मानी जाती है। और छोटा नागपुर का पठार कई छोटी छोटी पहाड़ियों से, इवन मैं आपको झारखंड वाले हिस्से में दिखाऊंगा कि वो इलाका कई छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करूँ या मैं आपको एक अलग चित्र में झारखंड का एक चित्र बना दूँ और मैं आपको झारखंड के चित्र बनाकर आपको समझाऊँ कि कौन कौन सी छोटी छोटी पहाड़ियों से बना हुआ है हमारा, देखिए ये है झारखंड। अब ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर का पठार ही है। यहाँ पर जो पठार है, यहाँ पर जो पठार है ये है पलामू का पठार, पलामू का पठार। यहाँ पर चतरा का पठार है, चतरा पठार। यहाँ पर है कोडरमा का पठार, कोडरमा पठार। और यहाँ पर है राजमहल की पहाड़ी। ये वाला इलाका भागलपुर और बांका से मिलता है और यही इलाका जो है वो संथाल विद्रोह वाला इलाका यही है। तो राजमहल की पहाड़ी, दामन को आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, यही वो इलाका है। तो राजमहल की पहाड़ी और कोडरमा के पठार के नीचे यहाँ पर जो पठार है इसका नाम है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग पठार। यहाँ पे जो पठार है इसका नाम है रांची का पठार, जो कि दक्षिणी छोटा नागपुर में पड़ता है। ऊपर उत्तरी छोटा नागपुर, नीचे दक्षिणी छोटा नागपुर। ये वाला जो इलाका है जमशेदपुर, इसका हेडक्वार्टर है, इसको बोलते हैं पूर्वी सिंहभूम। और इस इलाके को जिसका हेडक्वार्टर चाईबासा जिला है इसको बोलते हैं पश्चिमी सिंहभूम। और यहाँ पर जो इलाका है इसको बोलते हैं लोहरदगा और गुमला वाला पाट का पठार, पाट का पठार। इतने पठारों से मिलकर बना हुआ झारखंड का इलाका जो कि पूरा का पूरा छोटा नागपुर का पठार है। और छोटा नागपुर के पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो यहाँ पर है। छोटा नागपुर के पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो यहाँ पर है। और ये ज़िला कौन सा है? इस ज़िले का नाम है गिरिडीह। आपने नाम सुना हो कहीं, गिरिडीह एक बड़ा ज़िला है झारखंड का, ज़िले का नाम है गिरिडीह। और गिरिडीह में एक पहाड़ी है उसका नाम है पारसनाथ की पहाड़ी। और पारसनाथ की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर। और इसकी ऊंचाई 1365 मीटर और अगर फुट में करें तो 4478 फिट इसकी ऊंचाई है। एक बार जेपीएससी ने फिट में इसकी ऊंचाई पूछ ली थी। तो सबसे ऊंची चोटी छोटा नागपुर के पठार की सम्मेद शिखर है जो पारसनाथ की पहाड़ी पर है, गिरिडीह जिले में है। आप लोगों ने जैन धर्म पढ़ा होगा, तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट है। कुल 24 तीर्थंकर हुए, माना जाता है कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इसी सम्मेद शिखर पर अपने शरीर को त्यागा था। इसीलिए जैन धर्म की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है सम्मेद शिखर, पारसनाथ की पहाड़ी। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये जो
ये जो छोटा नागपुर का पठार है, खनिज संसाधनों का भंडार है। भारत में खनिज संसाधनों का पावर हाउस इसको बोलते हैं, स्टोर ऑफ द मिनरल, स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल बोलते हैं इसको। भारत में जितने खनिज संसाधन है उसका 30% अकेले खनिज संसाधन इसी छोटा नागपुर के पठार में है। और भारत का सबसे बड़ा कोयले का भंडार इसी छोटा नागपुर के पठार में संचित है। इसीलिए तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। रूर, रूर क्या है? RUHR। रूर एक घाटी है, एक वैली, कहाँ? जर्मनी में, जो अपने कोयले के भंडार के लिए जानी जाती है। इसीलिए भारत का रूर कौन? छोटा नागपुर का पठार। और इस छोटा नागपुर के पठार से कई पठारी नदियाँ निकलती हैं, उद्गमित होती हैं, इससे होकर बहती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? तो यहाँ पे देखिए, इस इलाके में आपको नदियों को, कुछ प्रमुख नदियों को बता दूं तो यहाँ से जो नदी निकलती है वो सबसे प्रमुख नदी है, दैट इज़ दामोदर। ये है दामोदर, जो छोटा नागपुर के पठार की सबसे प्रमुख नदी है। यहाँ से जो नदी बहती है दैट इज बराकर, दूसरी सबसे प्रमुख नदी है। यहाँ से जो नदी निकलती है पलामू की तरफ जाती है, इसको उत्तरी कोयल नदी बोलते हैं। यहाँ से जो नदी निकलती है दैट इज दक्षिणी कोयल बोलते हैं। यहाँ से जो नदी निकलती है पूर्वी सिंहभूम होकर बहती है, जमशेदपुर होकर, स्वर्ण रेखा नदी इसको बोलते हैं। और यहाँ से जो न निकलती है राजमहल की पहाड़ी से, इसको मयूराक्षी नदी बोलते हैं। तो मयूराक्षी नदी, दामोदर, बराकर, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, स्वर्ण रेखा, इन सभी नदियों का स्रोत है छोटा नागपुर का पठार। इस तरह से मैंने आपको संपूर्णता के साथ मध्य उच्च भूभाग को भी समझा दिया। अब प्रायद्वीपीय पठार का तीसरा हिस्सा बचता है, उसको उत्तर पूर्वी पठार बोलते हैं। तो देखिए, उत्तर पूर्वी पठार को भी हम लोग समझ लेते हैं यहीं पे। ये हम लोग ड्रॉ ही कर लिए, कोई बात नहीं, तो ज्योग्राफी है तो बिना मैपिंग के तो काम चलेगा नहीं, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लिए। देखिए, छोटा नागपुर के पठार के बाद अब हम लोग उत्तर पूर्वी पठार, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का तीसरा हिस्सा है, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पहाड़ी थी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, राजमहल की पहाड़ी थी छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत। राजमहल की पहाड़ी, इधर ये पूर्वी घाट है, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट है। इस तरह से ये पहाड़ी है, ये विंध्याचल है, ये अरावली है, ये मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब पहाड़ी है। और देखिए, यहाँ पर है गारो, खासी, जयंतिया और मीकिर। इसका पुराना नाम है मीकिर, नया नाम इसका है कार्बी एंगलोंग। जिले का ही नाम मीकिर से बदल के कार्बी एंगलोंग कर दिया गया। असम का ये इलाका है। तो जो उत्तर पूर्वी पठार है, इसके अंतर्गत मेघालय का पठार आता है, और मेघालय के पठार के अंतर्गत ये है गारो पहाड़ी, ये है खासी पहाड़ी, और ये है जयंतिया पहाड़ी। ये है जयंतिया पहाड़ी। तो आप देखिए कि उत्तर पूर्वी पठार में मेघालय के पठार और असम जिले में कार्बी एंगलोंग का पठार को शामिल किया जाता है। अब भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर पूर्वी पठार, आज हम लोगों को ये उत्तर पूर्वी पठार अलग थलग दिख रहा है ना, हम लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है, लेकिन भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर पूर्वी पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। आज ये अलग थलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि माना जाता है कि हिमालय के उत्थान के समय भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाह के कारण और टकराने के कारण राजमहल की पहाड़ी और जो मेघालय का पठार है, इसके बीच में धरती धंस गई, यानी कि भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। ये धरती ही धंस गई, भ्रंश बन गया, इसीलिए मेघालय का पठार जो है वो राजमहल की पहाड़ी से डिस्कनेक्ट हो गया, उसकी कंटिन्यूटी भंग हो गई, अलग हो गया। और कालांतर में हिमालय से आने वाली नदियों ने इसमें अवसादों का निक्षेपण करके इसको मैदान ऊपर से बना दिया। इसीलिए आज हम लोगों को मेघालय का पठार या उत्तर पूर्वी पठार राजमहल की पहाड़ी या प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भूखंड से अलग दिख रहा है, अलग प्रतीत हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। अब ये जो हमारा उत्तर पूर्वी पठार है, इसका नामकरण जो हमने किया है ना, गारो, खासी, जयंतिया, ये इन पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर किया है। जैसे कि अगर इस पहाड़ी पे सबसे ज़्यादा गारो नामक जनजाति की जनसंख्या है तो इसका नामकरण गारो हो गया, उसी तरह इसकी खासी और इसी की जयंतिया।
और असम में मिकिर की जो पहाड़ी है या कार्बी एंगलोंग का पठार, वो भी उत्तर पूर्वी पठार का ही हिस्सा है। अब बात यहाँ करते हैं कि इसका क्या महत्व है इस पठार का। तो इस पठार का भी मेघालय छोटा नागपुर के पठार की तरह ही महत्व है, क्योंकि मेघालय के पठार में भी चूना, लौह अयस्क, यूरेनियम जैसे खनिज संसाधन का भंडार है। तो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और इसके अलावा इस खासी पहाड़ी पर, ये जो खासी है, खासी के पूर्वी हिस्से में एक बार यूपीपीएससी में सवाल आया कि मोहसिन राम कहाँ स्थित है, पश्चिमी खासी, पूर्वी खासी, मध्यवर्ती खासी। तो पूर्वी खासी, पूर्वी खासी में एक स्थान है मोहसिन राम, जो कि संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। 1180 सेंटीमीटर से भी अधिक औसत वार्षिक वर्षा मोहसिन राम में होती है, जो मेघालय के पठार के अंतर्गत पूर्वी खासी पहाड़ी पर स्थित है। क्योंकि ये जो पूर्वी खासी है ना, कीप की आकृति का है, कीप की आकृति का है, इसीलिए यहाँ बादल ट्रैप हो जाते हैं और पूरा का पूरा बादल यहाँ से बंगाल की खाड़ी की शाखा नमी लेकर पहुँचती ही है और पूरा का पूरा पानी वहाँ बरस जाता है। इसीलिए जो मेघालय का पठार है, इतनी ज़बरदस्त वर्षा होती है कि वहाँ वनस्पति, बड़े बड़े पेड़ पौधे उग ही नहीं पाते। इसीलिए मेघालय का पठार एक अति अपर्दित चट्टान खंड, एक भूखंड है जिस पर छोटी छोटी वनस्पतियाँ ही हैं। बड़ी वनस्पतियाँ अत्यधिक वर्षा, तीव्र वर्षा के कारण ग्रो नहीं कर पाती हैं। और जैसे जैसे हम मेघालय के पठार में जैसे जैसे हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। एज वी गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन मेघालय प्लेटू, द हाइट टेंड टू इंक्रीजेज, जो है ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। इस तरह से हम लोगों ने उत्तर पूर्वी पठार को भी समझा। इस तरह से हम लोगों ने सचित्र प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन कर लिया। तो अगर 38 नंबर का सवाल आए तो आप इस तरीके से विस्तार से चित्र बनाकर दिखाइए। एक दो आरेख, एक दो चित्र बनाएंगे, अच्छा रहेगा। फिर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में अंतर भी बताया, जो 7 या 8 नंबर में पूछा जा सकता है। लेकिन एक और सवाल पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत का या प्रायद्वीपीय पठार का भारत के लिए महत्व बताइए। ये भी 7 या 8 नंबर में पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसके महत्व को भी बिंदुवार समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, कोई अगर ये वाले चित्र ले लें हम लोग, हाँ ये वाला, देखिए महत्व को अगर हम लोग समझते हैं, ये वाला आरेख ले लिया हमने, चित्र ले लिया। अब देखिए, ये जो हमारा इलाका है ना, ये पूरा का पूरा इलाका, ये हमारा दक्षिण भारत तिकोने आकृति में, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो पहला महत्व ये है कि प्रायद्वीपीय पठार अनेकों धात्विक और गैर धात्विक खनिजों से संपन्न है। धात्विक खनिजों में जहाँ लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, सीसा, पारा और बहुमूल्य धात्विक खनिजों में जैसे चांदी और सोने का भंडार है, तो गैर धात्विक खनिजों में अभ्रक, संगमरमर, चूना पत्थर, निर्माण पत्थर, सजावटी पत्थर का भंडार है। तो बहुमूल्य गैर धात्विक खनिजों में हीरे का भंडार है। और ऊर्जा खनिजों से भी परिपूर्ण है, जैसे कि कोयला, जैसे कि यूरेनियम। इन सब का भंडार हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। इनके बिना तो आज भारत ने जितना विकास किया संभव ही नहीं होता। न कोई आधारभूत संरचना का निर्माण होता, न बिजली का उत्पादन होता, न शहरों का निर्माण हो पाता। यानी हमारा अस्तित्व आज भी प्रिमिटिव मैन की तरह, आदिम मानव की तरह ही रहता। इसलिए हम इनके ऋणी हैं। वैसे भी कहा जाता है संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। तो हमने जो अपनी सांस्कृतिक शिक्षा, दीक्षा, तकनीकी विकास किया, उससे हम लोगों ने इन खनिजों का महत्व समझा और उससे आज हम लोग मंगल यान तक का सफ़र कर चुके हैं। तो पहला महत्व हुआ कि कई गैर धात्विक और धात्विक खनिजों का भंडार है प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा महत्व क्या है? तो दूसरा महत्व क्या है कि इस इलाके में काली मिट्टी है। और इस इलाके में काली मिट्टी है, तो जैसा कि मैंने कहा कि काली मिट्टी, तो काली कपास वाली मिट्टी कहीं जाती है। दूसरा, सिर्फ कपास के लिए काली मिट्टी अच्छी मिट्टी नहीं है, मूंगफली के लिए, सोयाबीन के लिए, मोटे अनाजों के लिए, दलहनी फसलों के लिए, तिलहनी फसलों के लिए भी सबसे अनुकूल मानी जाती है। इसके अलावा खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, अंगूर के लिए, तो अनार और प्याज के लिए नासिक पूरे भारत को अनार और प्याज खिला देता है। वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसीलिए काली मिट्टी हमारे कृषि की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये वाला जो आप इलाका देख रहे हैं और ये वाला जो आप इलाका देख रहे हैं,
ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है और लाल मिट्टी भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसी लाल मिट्टी के क्षेत्र में इधर दक्षिण भारत में काजू, रबड़, चाय के बागान पाए जाते हैं, गरम मसालों के बागान पाए जाते हैं, जिनका आर्थिक महत्व है। अगला महत्व देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार का, तो हमारे प्रायद्वीपीय पठार में घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसमें अनेकों कीमती पेड़ जैसे कि रोजवुड, एनी, एबनी, महोगनी, आपको सागौन, टीक, साल, इन सब के पेड़ पाए जाते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व है। और सिनकोना भी, जिससे मलेरिया की दवा क्विनीन बनाई जाती है। ये सब हमारे प्रायद्वीपीय पठार के ही संसाधन है। इस प्रायद्वीपीय पठार के घने वनों में अनेक जड़ी बूटी और औषधीय मूल्य के पौधे भी पाए जाते हैं। और तो और अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार के महत्व की भारत के लिए, तो यहाँ पश्चिमी घाट से जो नदियाँ उतरती हैं वो जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, और ऐसी नदियाँ जब जलप्रपातों का निर्माण करती हैं तो जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। और ऊपरी इलाकों में बड़े बड़े जलाशय बनाकर नहरें निकालकर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाती है, जिससे कृषि, ये शुष्क कृषि का क्षेत्र है, इसके बावजूद नहरी सिंचाई के दम पर ऐसा इस स्थलाकृति की विशेषता के कारण हुआ कि सिंचाई हो पाती है, खेती हो पाती है। और इस प्रायद्वीपीय पठार में अनेकों दर्शनीय स्थल, पर्यटक स्थल हैं। माउंट आबू जो हमने डिस्कस किया, या कोडई कनाल, या उद्गम मंडलम ऊटी, या महाबलेश्वर, या माथेरन, या खंडाला, ये सब जो दर्शनीय हिल स्टेशंस हैं वो प्रायद्वीपीय पठार में हैं। कुछ धार्मिक स्थल भी हैं जो हमने डिस्कस किया, पारसनाथ की पहाड़ी और अन्य, दिलवारा के जैन मंदिर। यहाँ लाखों पर्यटक सालों भर या तीर्थयात्री आते हैं, जिससे आर्थिक लाभ पहुँचता है राजस्व का। और फिर हमारे प्रायद्वीपीय पठार का सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि आज भी प्रायद्वीपीय पठार के घने वनों में आदिम जनजाति के लोग रहते हैं, जिनकी सांस्कृतिक विशेषता को संजो के रखना, बचा कर रखना है। प्राचीन द्रविड़ सभ्यता वाला ये भूमि है। इसीलिए प्रायद्वीपीय पठार का भारत के लिए बड़ा ही महत्व है। आज अगर राष्ट्र प्रगति कर रहा है तो प्रायद्वीपीय पठार के संसाधनों के बल पर ही कर रहा है, उसमें इनकी महती भूमिका है। इस तरीके से मैंने 7-8 नंबर से भी क्या महत्व है ये भी समझाया, और विस्तार से भी हर दृष्टिकोण से प्रायद्वीपीय पठार को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको मेरे पहले के क्लासों की तरह ही ठीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। आगे भी मैं अपने दूसरे टॉपिक्स को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। असीम श्रीवास्तव का नमस्कार। Thank you.